गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड, है ना। ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो इसका मतलब होता है बीज का फैलाव। प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, प्लांट्स आर नॉर्मली सीन ग्रोइंग एट द डिस्टेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लांट्स हमारे चारों ओर है और ये एक डिस्टेंस में ये मतलब ग्रोथ करते हैं। इसको डिस्पर्जल बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल। प्लांट आर नीड स्पेस, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल टू ग्रो। अब बच्चों, जो पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और इसे ये सब मिलता कहाँ से है, तो ये सब इसे मिट्टी से मिलता है। It grown too close to each other, the plants will not get sufficient space and nutrients from the soil to support their growth. They will not grow well. Thus the dispersal of seed is very important. तो अगर इसको मतलब ये जब ज़्यादा डिस्टेंस में होता है तो इसको पर्याप्त मात्रा में जो मिट्टी से मिलना चाहिए, ये आपका न्यूट्रिएंट्स और बाकी की चीज़ें, इसे जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, खनिज वगैरह, तो ये क्या होता है, इसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। दे विल नॉट ग्रो वेल, है ना। तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो द डिस्पर्जल ऑफ सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए डिस्पर्जल ऑफ सीड बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब बीज का जो फैलाव होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब डिस्पर्जल नहीं हो पाएगा तो उसको सही मात्रा में स्पेस वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भूमि से नहीं मिलेगा, ज़मीन से नहीं मिलेगा, मिट्टी से, तो वो मतलब सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे, जैसे कि जो सीड का डिस्पर्जल होता है ये कई तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड occurs by the help of the various agents such as air, water and animals. These agents are called agents of dispersal. तो ये जो डिस्पर्जल ऑफ जो मतलब बीज का जो डिस्पर्जल होता है, इसके कई एजेंट होते हैं। जैसे कि मतलब इसका जो फैलाव के लिए जो फैलाने का काम करते हैं वो कई चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपका एयर हो गया, वाटर हो गया और एनिमल्स हो गया, है ना। यही सब इसके एजेंट होते हैं जो इसका डिस्पर्जल करते हैं। अब हम बात करेंगे एजेंट ऑफ डिस्पर्जल की, है ना। तो डिस्पर्जल बाय विंड, तो सबसे पहले तो हवा का डिस्पर्जल, हवा के द्वारा डिस्पर्जल। सीड विच आर लाइट एंड हैव विंग्स टू द हेयर्स ऑफ देम द गेट डिस्पर्जल बाय द विंड। जो बीज बच्चों बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, है ना। जैसे कि आपका ये कॉटन सीड्स वगैरह हो गया, है ना, डोमेस्टिक सीड्स वगैरह हो गए, ये सब वेट में बहुत हल्के होते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब जैसे कि अब कहीं इनका पेड़ लगा हुआ है और हवा चली तो मतलब ये जो है इनके बीज उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इसका डिस्पर्जल हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल ऑफ विंड, है ना। तो इसका हवा का डिस्पर्जल, हवा के द्वारा डिस्पर्जल बोलेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जल बाय वाटर। अब देखिए वाटर के थ्रू डिस्पर्जल कैसे होता है। मतलब वही है कि बीजों का फैलाव से मतलब है। डिस्पर्जल बाय वाटर, सीड विच फॉल इन द वाटर एंड कैन फ्लोट आर कैरिड बाय द फ्लोइंग current of water from example coconut trees and the coconut fruits and fiber coating। अब देखिए क्या होता है, जो डिस्पर्जल बाय वाटर होता है तो क्या होता है, सीड विच फॉल इन वाटर, वो बीज जो कि पानी में गिरते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री वगैरह जो होते हैं तो वो अक्सर करके वही पानी के किनारे लगे रहते हैं। तो कैसे होता है, अब जैसे कि इनके बीज पानी में गिरे और पानी में मतलब बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, है ना। तो और फ्लोइंग एग्जांपल ऑफ कोकोनट ट्रीज आर कोकोनट फ्रूट्स हैव फाइबर कोटिंग। और जो इसका जो बीज होता है, जो फल होता है, इसमें फाइबर की कोटिंग रहती है ना, जो उसका हार्ड सेल रहता है बाहर का, अराउंड देयर सीड के बाहर से। दिस फाइबर कोटिंग
हेल्प द सीड टू फ्लोट इन द वाटर। वो क्या करता है, इसकी पानी में मतलब इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर के जाने में सहायता करता है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहाँ पे इसका डिस्पर्जल हो जाता है। तो इस तरीके से डिस्पर्जल बाय वाटर हो गया। ऐसे ही लोटस प्लांट में भी होता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, है ना। अब एनिमल्स के थ्रू मतलब एनिमल्स के द्वारा कैसे डिस्पर्जल होता है, हम इसकी बात करेंगे। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट फ्रूट एंड थ्रो सीड्स। अब क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं और जो मनुष्य होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और उसके सीड्स थ्रो आउट करते हैं। कैसे, जैसे कि अब मान लीजिए पशु ने दिस आल्सो रिजल्ट इन द डिस्पर्जल ऑफ द सीड, है ना। तो ये भी मतलब डिस्पर्जल ऑफ सीड का ही रिजल्ट है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अब किसी जानवर ने कुछ खाया, है ना, तो वो क्या करता है, वो जब मतलब मल बाहर करता है तो उसके थ्रू उसमें सीड्स निकल जाते हैं, है ना, और उसका डिस्पर्जल हो जाता है। तो जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ भी वो घूमते टहलते हुए जाते हैं, वहीं पे जब वो मल करते हैं तो उसके साथ मतलब सीड्स निकल जाते हैं और उसका डिस्पर्जल हो जाता है। सीड हैव थ्रोनी स्ट्रक्चर लाइक हुक्स एंड स्पाइन्स। This structure the seed gets hooks of their fur and animals are carried away। अब देखिए कुछ मतलब जैसे कि ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि हुक्स वगैरह के सीड होते हैं, तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स गेट अस हुक अप टू फर्स। इनके मतलब जो है थ्रोनी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब थ्रोन मीन्स कांटा होता है ना, कटीले स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये देखिए बना हुआ है ना। तो ये क्या करता है कि अब जैसे कि कोई एनिमल्स है ना, जा रहा है, तो वो उसकी फर में उसके जो रोए होते हैं उसमें मतलब ऐसे फिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये उन एनिमल्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे कि देखिए फिगर यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये देखिए इसकी बॉडी पर इसके फर पे ऐसे चिपक सा गया है, और ये जब एनिमल्स ये जब कहीं जाएगा तो ये इसी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा और वहाँ पे इसका डिस्पर्जल हो जाएगा जहाँ पे ये गिरेगा। अब देखिए सम सीड्स आर ईटन बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे कम आउट इन देयर ड्रॉपिंग्स अनहार्म्ड, है ना। अब ऐसे ही बर्ड्स के थ्रू भी डिस्पर्जल होता है, जैसे कि चिड़ियों ने कुछ बीज खाए और जब उसकी मतलब उसको थ्रो आउट किया तो उससे भी डिस्पर्जल हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से सीड्स का डिस्पर्जल हो जाता है। तो बच्चों डिस्पर्जल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि डिस्पर्जल का मतलब सीड बीज के फैलाव से होता है, और ये किस टाइप से होता है कि इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि आपका एजेंट में क्या क्या हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, जिनके थ्रू ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की डिस्पर्जल बाय विंड, मतलब हवा के थ्रू डिस्पर्जल कैसे होता है कि जो भी मतलब जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं कि जब हवा वगैरह चलती है तो वो बीज जो है हवा के साथ उड़ जाते हैं, और जहाँ पे जाके गिरते हैं वहाँ पे उसका डिस्पर्जल हो जाता है, वहाँ पे भी मतलब इसके पेड़ निकल आते हैं। फिर है डिस्पर्जल बाय वाटर। अब वाटर के थ्रू कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया, है ना। इसमें मोस्टली यही नट वगैरह होते हैं और ये कोकोनट नट इस तरीके के सीड्स होते हैं, क्योंकि ये पानी के किनारे लगे रहते हैं, और जब पानी में इनके बीज गिरते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब बहते हुए पानी के साथ चले जाते हैं और वहाँ उसका डिस्पर्जल हो जाता है। फिर डिस्पर्जल बाय एनिमल्स भी मैंने आपको बताया, उसी में आपके ह्यूमन बींग्स भी आ गए, है ना। अब उसके बाद बर्ड्स के भी बारे में मैंने बताया। तो ये सब इसके डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के एग्जाम्पल हैं।
अब हम बात करेंगे अदर वेज ऑफ डिस्पर्जल, है ना। कुछ दूसरे तरीके से भी डिस्पर्जल होता है, जैसे कि बच्चों आपने ये पीस वगैरह देखी होगी, है ना, मटर वगैरह। तो क्या होता है, जैसे कि अब ये किसी पेड़ पे लगे रहते हैं तो लगे लगे सूख जाते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो इनकी जो मतलब फली है ये ओपन हो जाती है, तो वो सीड वहाँ पे गिर जाता है और उसका डिस्पर्जल हो जाता है। उसमें पीस वगैरह आएंगे। अब क्या है, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स, है ना। प्लांट कैन आल्सो बी ग्रोन फ्रॉम other parts of the plant beside the seeds. For example, some plants can grow from stems, cutting leaves and roots of the plant. तो देखिए कुछ मतलब सीड्स के अलावा भी मतलब प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है। जैसे कि आपने सुना होगा किसी चीज़ की कलम कर देना, है ना, जैसे कि कटिंग लीव्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। तो क्या करते हैं, जैसे कि एक पौधे की दूसरे पौधे के साथ उसके तने को कट करके उसको आपस में ज्वाइंट करके उसकी कलम लगाते हैं, तो उससे दूसरा प्लांट तैयार हो जाता है। ऐसे ही लीव्स के साथ भी होता है और रूट्स के थ्रू भी होता है, जड़ों के थ्रू। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट। अब देखिए ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट, जो अब उन पौधों की बात हो रही है जो कि रूट के थ्रू यानी जड़ के थ्रू ग्रोथ करते हैं। सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर टर्निप। उसमें क्या क्या आएगा, टर्निप आएगा, बिटर रूट आएगा, रेडिस आएगा, स्वीट पोटैटो आएगा और डेलिया। ये सारे प्लांट्स आएंगे जिनकी की लीव्स मतलब कटिंग होती है। Taken out after the plants stop flowering and dropped up, this roots are kept in the dry place. अब देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे कि ये मोस्टली जो मतलब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये सीजनेबल होते हैं, है ना। कि जैसे कि ये जैसे मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया कि टर्निप हो गया, बिटर रूट हो गया, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड डेलिया एंड ब्लूबेल्स ऑफ डेलिया आर टेकन आउट आफ्टर द प्लांट्स स्टॉप फ्लावरिंग। तो जब ये क्या होता है कि एक सीजन के बाद ये इन पर फूल उगना बंद हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, एंड ड्राइड अप, और ये सूखने लगते हैं। तो दिस ब्लूबेल्स आर केप्ट इन द ड्राई प्लेस। तो क्या किया जाता है कि इसकी जब आप इसको निकालेंगे ज़मीन से तो इसके अंदर एक मतलब गांठ नुमा निकलेगी, गांठ जैसी रहती है। तो इसको ये क्या करते हैं, निकाल कर ड्राई प्लेस पर रख देते हैं, सूखे स्थान पर रख देते हैं जहाँ नमी ना रहे। एंड द नेक्स्ट विंटर सीजन ऑफ न्यू प्लांट टू ग्रो आउट। और जब वहाँ पे रख देते हैं तो ये नेक्स्ट जो अगली ठंडी का सीज़न रहता है उसके आने पर ये न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, मतलब उससे नया पौधा निकल आता है। मतलब जैसे कि ठंडी के सीज़न में जो कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सीज़न के बाद वो सूखने लगते हैं तो उसकी गांठ निकाल ली जाती है और उसको नेक्स्ट सीज़न में जब लगाया जाता है तो उससे न्यू प्लांट लगते हैं, न्यू प्लांट उससे ग्रोथ करते हैं। अब क्या है, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम्स। अब उन प्लांट की बात हो रही जो कि तने से ग्रोथ करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ प्लांट्स दैट कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, कटिंग ऑफ बोगनवेलिया, है ना, फ्लावरिंग प्लांट, रोजमेरी, ये सब क्या है, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। मनी प्लांट, हिबिस्कस, sugar cane, etc. The stems cutting from the plant are put in the soil and watered regularly and then they grow into a new plant. अब इस सब में क्या होता है
कि इसमें रेगुलर वे में इसको पानी देना रहता है ना। ये जितने भी मतलब प्लांट्स मैंने बोले, प्लांट्स हिबिस्कस क्या है, शुगर कैन ETC द स्टेम्स कटिंग, इन सब की तनों की कटिंग की जाती है। द स्टेम्स कटिंग फ्रॉम द फ्रेंड प्लांट आर पुट इन द सोयल एंड वाटरिंग रेगुलरली एंड देन दे ग्रो। तो इनमें रेगुलर वे में पानी दिया जाता है और ये न्यू प्लांट में डेवलप होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, कि कुछ पौधे जो है अपनी पत्तियों के थ्रू ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आपने कैक्टस वगैरह सुना होगा, है ना। ये सारे जो पौधे होते हैं ये अपनी पत्तियों के थ्रू ग्रोथ करते हैं। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्पोर्स मीन्स बीजाणु। सम प्लांट्स लाइक ferns एंड मशरूम डू नॉट बियर फ्लावर्स। ये इनके क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सम प्लांट्स लाइक ferns एंड मशरूम्स डू नॉट बियर फ्लावर, इनमें फ्लावर नहीं होते हैं। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, और इस वजह से ये इनमें सीड नहीं होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स आर टीनी पाउडर लाइक substance on their body parts। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम लीव्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये इनकी मतलब ना तो इनमें फ्लावर होते हैं ना ही सीड होते हैं। इनकी बॉडी से एक मतलब पाउडर जैसा निकलता है, उससे ही इनकी ग्रोथ होती है और न्यू प्लांट तैयार होते हैं। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस स्पोर्स, है ना। और उन्हीं बीजाणुओं से, स्पोर्स मीन्स होता है बीजाणु, उन्हीं बीजाणुओं से न्यू प्लांट तैयार होता है। ये जो आपकी मशरूम वगैरह होती हैं इनका मतलब डिस्पर्जल ऐसे होता है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मीन्स होती है कृषि। ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट्स ऑन द लार्ज स्केल्स for the food and other useful product is called the agriculture of farming। तो जो भी मतलब खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं और the plants that are grow for food and other useful product are called crops। और जो भी हमारे जो अदर प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम खाने पीने के यूज़ में लाते हैं, उन्हें हम किसके थ्रू वो करते हैं, क्रॉप्स के थ्रू। क्रॉप्स मीन्स होती है फसल, है ना बच्चों। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका जो भी ये गेहूँ, चावल, मक्के और जो भी आपके खाने की जो भी आइटम, वो सारी क्रॉप्स के थ्रू ही हमें मिलती है, फसलों के थ्रू। मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन स्पेसिफाइड सीजन ऑफ द ईयर and in a particular region depending on the soil and the climate of the and according to the season they are known in the crops are categorized as। तो आप भी जानते होंगे कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजनेबल होती हैं, सीजन के समय में ही होती हैं। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स, है ना, आपने पढ़ा होगा रबी और खरीफ की फसलें। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून एंड अक्टूबर। तो जो खरीफ की फसल होती है वो जून से अक्टूबर तक के बीच में होती है। इन द मानसून सीजन, है ना, मानसून सीजन में दिस क्रॉप्स लार्जली डिपेंड ऑन द रेन्स। और ये किस पे डिपेंड रहती है, ये बारिश पर डिपेंड रहती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ राइस एंड कॉर्न। अब क्या है, रबी क्रॉप्स।
ना। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, ये नवंबर से अप्रैल के बीच में होती है। दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द रेन, ये बारिश पर डिपेंड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका गेहूं हो गया और जितनी भी फलियां जो मतलब फली में उगते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी रबी क्रॉप्स में आती हैं, रबी की फसल में, जो नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है। स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, अब हम बात करेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स इन्वॉल्व वेरियस स्टेज, लेट अस लर्न अबाउट देम। द फील्ड इज प्लाउड टू लूजेस द सोइल फ्रॉम द, है ना। देखिए बच्चों, जब किसी चीज़ की खेती होती है तो उसके पहले क्या होता है, सबसे पहले तो मतलब उस खेत की जुताई की जाती है ना। जिससे क्या होता है कि जो उसमें मिट्टी होती है वो मतलब लूज हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और उसमें मतलब एयर का प्रवेश होता है, दिस, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाउजिंग बोलते हैं। सीड्स आर सोन इन द प्लाउजिंग फील्ड, दिस इज कॉल्ड सोइंग। और जुताई करने के बाद उसको फिर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें सीड्स डाले जाते हैं उस फील्ड पर। और थर्ड स्टेप इन द ऐड द फर्टिलाइजिंग खाद, बीज डालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं, मतलब उसमें खाद पदार्थ डालते हैं, है ना, जो कि जिससे कि मतलब खेती को जो भी न्यूट्रिएंट्स और बाकी की चीज़ें चाहिए उसे मिल सके। वी नोन क्रॉप्स नीड टू बी गिव वाटर रेगुलरली फ्रॉम देयर गुड ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड द इरिगेशन, है ना, सिंचाई। और फिर क्या करते हैं, फिर उसकी सिंचाई होती है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्पेयरिंग ऑफ द, और उस पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है ना। और जैसे कि मतलब जानवर वगैरह फिर आपकी खेती को ना ख़राब करें तो क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में क्या करते हैं, खेतों के बीच में वो एक पुतले के जैसा वो बनाकर उसको खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि मतलब ये बर्ड्स वगैरह सब सोचें कि मतलब फील्ड में कोई खड़ा है और वो वहाँ जाकर उसको फसलों को बर्बाद ना करें। वंस द क्रॉप इज़ रेडी टू द हार्वेस्ट, और इसके बाद जो है फसल धीरे धीरे करके कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप, द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर राइप एंड रेडी टू द कंज्यूम टू यूज्ड बाय द पीपल। और फिर क्या होता है, इसके बाद फसलें पकने लगती हैं और कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर स्टॉर्ड इन द भूमिगत कक्ष, हाँ, अग्निस्ट टिल द टाइम दे आर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। और जब इसके बाद फसल की कटाई होती है, कटाई के बाद उसके जो मतलब फलियां होती हैं उसको काट कर उसको अलग निकाला जाता है, फिर वो मार्केट में सप्लाई होने के लायक बन जाती है। और उसको स्टोर कहाँ करते हैं बच्चों, उसको मतलब भूमिगत कक्ष टाइप का बनाया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि फसलों को स्टोर करने के लिए लोग गांव देहात में लोग क्या करते हैं, अलग से कमरे नुमा बनाते हैं, रूम टाइप के बनाते हैं, और उसमें अपने जो है जितने भी अनाज हैं उनको स्टोर करते हैं और फिर धीरे धीरे कर उन्हें मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर ओवर हो गया है, फिनिश हो गया है। थैंक यू बच्चों। अब हम इसकी एक्सरसाइजेज आपको कराएंगे।